अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नोआज़ यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट पलवशा सईद और आज हमारे साथ मौजूद हैं नोआ की एक बहुत ही स्पेशल स्टार, यंगेस्ट पीएमएस ऑफिसर आसिया मुनीर, जिन्होंने पीएमएस 2021 के इम्तहान को पास करके पंजाब में 20th पोजीशन हासिल की है। अस्सलाम वालेकुम आसिया। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और आपका बहुत थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग। कैसा लग रहा है आपको? आपके चेहरे से तो वैसे पता लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ज़ाहिर है जब आप कोई ड्रीम देखते हो और फिर आप उस पर काम करते हो और अल्लाह ताला की रहमत से आप उसको अचीव करते हो तो खुशी तो बहुत होती है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अच्छा आसिया, आपका माशाल्लाह जैसे आप यंगेस्ट पीएमएस ऑफिसर हैं, इतनी छोटी सी आपकी एज है, 24 आपकी एज है, तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली कि मतलब आपने इतने पहले से तैयारी शुरू कर दी इसकी? बेसिकली जो मेरा गांव है वो कमड़ियाल है और वो डिस्ट्रिक्ट अटक का एक गांव है। तो वहाँ पे सबसे पहले जिन सिविल सर्वेंट को मैंने देखा था वो खालिद सुल्तान साहब थे। तो मुझे मैट्रिक से इस चीज़ के बारे में पता था और इतनी मतलब कम एज से मुझे पता था कि मुझे यही करना है लाइफ में। तो इसीलिए मैंने अपने ग्रेजुएशन में फ़ौरन से तैयारी करना शुरू कर दी थी। मतलब मेरा और नोआ का साथ 2019 का है। मुझे याद है कि नवंबर 2019 में मैंने ये ज्वाइन किया था। तो तब मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल भी नहीं थी, तो इसलिए अभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल भी नहीं थी, लेकिन आपको मतलब इतनी शौक था ये करने का कि आपने तब से इसकी तैयारी शुरू कर दी। अच्छा आसिया, हमारे देखने वालों को अपने फैमिली और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं। मेरे जो फादर हैं वो नर्सिंग असिस्टेंट हैं। पहले वो आर्मी में थे और अभी वो रिटायर्ड हैं, लेकिन एज ए सिविलियन वो मिलिट्री हॉस्पिटल में काम करते हैं अब। और जो मेरी मदर है वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं। इसके अलावा मेरा एक भाई है छोटा, वो ACCA कर रहा है और आई एम द सिंगल डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स। आप बस 2 बहन भाई? जी जी। और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में? जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो मेरा अटक का ही है। FSC मतलब इंटरमीडिएट जो है वो मैंने अटक से की है। स्कूलिंग जो है वो मेरी फौजी फाउंडेशन स्कूल खौड़ की है। उसके अलावा मैंने POL जो कि बहुत ही फेमस पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड का कॉलेज है, वहाँ से मैंने अटक से की है। उसके बाद 2016 में मैं अपनी फैमिली के साथ रावलपिंडी शिफ्ट हो गई थी एंड आई डिड माई BS ज़ूलॉजी फ्रॉम रावलपिंडी सब कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एंड इट वाज कंप्लीटेड इन नवंबर 2020। ठीक है। और क्योंकि जब अभी BS के दौरान या उससे पहले ही आपने तैयारी तो शुरू कर दी थी अपने PMS जी जी, 8th सेमेस्टर में मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो वाई PMS, वाई नॉट CSS? ये नहीं है कि मुझे CSS नहीं करना था, बस ये है कि मुझे उस टाइम नवंबर 2020 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो मैं CSS की तरफ नहीं जा सकती थी क्योंकि टाइम कम था। तो मैंने PMS की तैयारी करना शुरू कर दी और इसीलिए बस वो पहली अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जैसे BS ज़ूलॉजी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो आपने PMS में अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या ऑप्ट किए? मेरा था ज्योग्राफी और सोशल वर्क एंड पंजाबी। ठीक है। और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने किस बेसिस पे ऑप्ट किए? ज्योग्राफी जो है वो तो मेरा ज़ूलॉजी का बैकग्राउंड है इसलिए मैंने ऑप्ट किया था और वो स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। ठीक है। और पंजाबी आपको पता है स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसलिए ऑप्ट किया है। और सोशल वर्क का सिलेबस भी थोड़ा आसान था और इसके अलावा उसकी थोड़ी मतलब उसमें फ़्लो चार्ट्स और उसका थोड़ा टेक्निक अच्छी लगी थी मुझे उसकी, तो इसलिए मैंने वो ऑप्ट किया था कि मैं इसमें अच्छे नंबर ले सकती हूँ। ठीक है। और हमारे देखने वालों को थोड़ा सा बताइएगा कि PMS में और CSS के एग्ज़ाम में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का भी आ जाता है क्योंकि PMS में एक GK का पेपर है जो कि काफ़ी टफ है और उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ये पेपर का फ़र्क आ जाता है। इसके अलावा उर्दू है PMS में जो कि CSS में नहीं होती है, कंपल्सरी है। इसके अलावा तो ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं जो कि CSS में 100 के होते हैं। अच्छा आसिया, जैसे आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, पंजाबी, सोशल वर्क और ज्योग्राफी आपने ऑप्ट किए, तो बताइए कि आपने पंजाबी की तैयारी कैसे की और सोशल वर्क की और ज्योग्राफी की 1 बाय 1 आप बता दें। जी, पंजाबी की तो मैंने अगवाई वाली बुक ही फॉलो की थी। इसके अलावा जो अगवाई के राइटर है उनका यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर उन्होंने PMS के अलग से नोट्स बनाए हुए हैं। वैसे जो अगवाई है वो उसका CSS का सिलेबस है ना, जो अगवाई की बुक है, तो वो वाले मैंने फॉलो किए थे। इसके अलावा सरअज़न सादी से मैंने पंजाबी पढ़ी थी। ठीक है। और जहाँ तक ज्योग्राफी की बात है तो मैंने बताया ज़ूलॉजी का मेरा बैकग्राउंड है तो उसके अंदर मैंने ज्योग्राफी अपने 2 सेमेस्टर में भी पढ़ी हुई है तो वो काफ़ी मेरा कवर हो गया था। लेकिन मैप्स की प्रैक्टिस और इन चीज़ों की काफ़ी मैंने प्रैक्टिस की थी ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है। और तीसरा सब्जेक्ट है सोशल वर्क। सोशल वर्क के बारे में भी सारे ये कहते थे कि इससे ये होता है कि आपकी एलोकेशन नहीं होगी क्योंकि इसमें बहुत कम मार्क्स आते हैं। तो मेरी ये स्ट्रेटजी थी कि सोशल वर्क के लिए मैंने कोई भी लोकल ऑथर को फॉलो नहीं किया बल्कि मैंने सारे रिसर्च पेपर डाउनलोड किए थे और वहाँ से मैंने अच्छी तैयारी की थी। इसके अलावा जब वो वाला मेरा सारा डाटा मेरे पास आ गया उसके बाद मैंने पाई चार्ट्स और ग्राफ्स वगैरह बहुत ज़्यादा अपने पेपर में ऐड किए हैं सोशल वर्क के। इसके अंदर भी मैंने मैप्स ऐड किए हैं सोशल वर्क के पेपर में भी।
तो इस तरह से वो मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई थी। फ्लो चार्ट्स और पाई चार्ट्स जो है ना, उन्होंने शायद मेरे सोशल वर्क के पेपर में, मुझे यकीन है कि मेरे अच्छे मार्क्स आए होंगे, तो वो काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा जब मैंने मैप्स की बात की है तो मैं एक और ये बात करना चाहूँगी यहाँ पे कि जो मैप्स हैं वो सिर्फ मैंने पाक स्टडीज़ या ज्योग्राफी के पेपर के अंदर नहीं बनाया। मुझे याद है मैंने पंजाबी के पेपर के अंदर भी मैप बनाया था। उसके अंदर वो जैसे पंजाबी का क्वेश्चन होता है वार, सिखों की वार, और ये तो वो ज़ाहिर है वार क्या ही होती है, किसी वो लोकेशन, वो सारे मैप्स मैंने बनाए थे। इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर के अंदर भी मैंने मैप्स इंक्लूड किए थे। तो ये काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने ऐड की थी ताकि थोड़ा पेपर जो है वो मेरा यूनिक हो। बिल्कुल, पेपर प्रेजेंटेशन जैसे कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने नोआ में मॉक्स वगैरह भी दिए थे, लाइक पहले आपकी रिटन प्रैक्टिस थी या पहली दफ़ा जाके आपने पीएमएस के एग्जाम में? नहीं रिटन मैंने पहले भी मेंशन किया, मेरी रिटन प्रैक्टिस थी। ज़रा पहली दफ़ा तो आप जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी, टाइम मैनेज नहीं होता, तो इसलिए पहले प्रैक्टिस थी, तो इसीलिए काफ़ी अच्छा हो गया फिर। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट जैसे भी आपने कहा कि पहली दफ़ा जैसे आप जाते हैं एग्जाम में, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स होते हैं जो वाकई में पहली दफ़ा जाके और उन्होंने लिखना शुरू करते हैं और फिर उनको समझ नहीं आती कि 3 घंटे के उस वक्त में उन्होंने टाइम कैसे मैनेज करना है। तो जो जैसे 4 सवाल करने होते हैं, तो आपने अपना जो टाइम है उसको रखा हुआ था ऐसे कि मतलब 40 मिनट में मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लूँगी, और वो आप टास्क कंप्लीट कर रही थी अपने वक्त में? क्वेश्चन पढ़ती थी और मैं साथ मेरी नज़र अपनी वॉच पे होती थी कि इतने टाइम में मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा ऑप्शनल्स भी जब देखें ना पीएमएस की बात करें तो उसमें 100 मार्क्स के सारा सब्जेक्टिव पेपर ही होता है। बिल्कुल, तो वो काफ़ी टफ होता है क्योंकि 5 क्वेश्चंस आपने करने होते हैं उसी टाइम के अंदर, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। और फिर क्वेश्चंस की लेंथ भी एक जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल, तो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है, इक्वल वेटेज देनी पड़ती है। बहुत से ऐसे होते हैं, कहते हैं कि कुछ टीचर्स कहते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा सा करना चाहिए, आखिरी क्वेश्चन अच्छा करना चाहिए, आप क्या कहेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सारे क्वेश्चन जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट ही होते हैं, ज़ाहिर है। तो एक सिमेट्री होनी चाहिए पेपर में, और ठीक है, अच्छा पेपर और देखने में भी अच्छा लग रहा हो और उसमें लिखा हुआ भी अच्छा हो, रेफरेंसेस, फैक्ट्स वगैरह। और सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत तो ऐसे के पेपर में होती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि उसमें टाइम काफ़ी कम होता है, और फिर आउटलाइन पहले रफ में बनाना, फिर उसको नीट करना, फिर वो सारा मैनेज करना। तो ये चीज़ें जब जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तभी आपका अच्छा पेपर होगा। अच्छा, और आसिया नोट्स, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही थी तो मुझे याद आया बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ई नोट्स पे रिलाई कर रहे होते हैं, तो आप ज़्यादा जो है वो लिख रही थी या आपने भी ई नोट्स अपने साथ रखे कि उनको कैरी करना ईजी होता है, कहीं भी आप हैं आप थे तो सही मेरे पास ई नोट्स भी, लेकिन मैंने हार्ड फॉर्म में ज़्यादा रखा है अपने पास मटीरियल, क्योंकि मतलब वो ये होता है कि भी जहाँ भी जा रही होती थी साथ उठा के पेपर पढ़ती रहती थी, और फिर ये होता है कि उसका मार्क कर लेते हो ना चीज़ें, ज़्यादा बुक्स और नोट्स का कोई कंपैरिजन नहीं होता वो। ठीक है, और जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में ऐसे है, वो ऐसे जो पीएमएस का ऐसे है और जो सीएसएस का ऐसे है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है या कोई है डिफरेंस? उसमें डिफरेंस इस तरह से है क्योंकि टाइम फ्रेम कम होता है, मतलब पीएमएस का जो ऐसे होता है वो आपके पास टाइम कम होता है और उसमें आपने वो ऐसे अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, इसलिए ये डिफरेंट है जी। ठीक है, बाकी आपकी जो भी एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही, आपने जो है वो खुद से तैयारी की या आपने एकेडमी ज्वाइन की, और कितना ड्यूरेशन था? लाइक 2019 से आपने तैयारी तो शुरू तो कर दिया कि आपने ये करना है, लेकिन आप तब से कंसिस्टेंट रह के पढ़ भी रही थी या उसके बाद से आपने प्रॉपर जो है? नहीं, मैंने एकेडमी तो ज्वाइन कर ली थी, मैंने आपको बताया, मुझे याद है नवंबर 2019 में मैंने सर अली का सबसे पहला सेमिनार अटेंड किया था। अच्छा। और उसके बाद ये था कि मेरी डिग्री नवंबर 2020 में कंप्लीट हुई है। तो वो पूरा साल जो है वो मैंने सारी चीज़ों से गो थ्रू कर लिया था कि क्या क्या होता है इसके अंदर। तैयारी तो जो मैंने वो मैंने 2021 में ज़्यादा अच्छी तैयारी की है। फिर ये है कि 2021 में पीएमएस अनाउंस ही नहीं हुआ और 2022 में अनाउंस हुआ है, और फिर वो जो 2020 का सारा टाइम फ्रेम था उसके अंदर मैंने रिविजन ज़्यादा की है, पास पेपर अटैम्प्ट किए और ये सारा के मतलब प्रैक्टिस वगैरह ज़्यादा की है, रिटन प्रैक्टिस, रिटन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, रिटन प्रैक्टिस की आप बात की आपने आसिया, तो रिटन प्रैक्टिस के साथ कहा जाता है कि एवेल्युएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो लिख रहे हैं वो चेक भी करा रहे हैं, तो आपने भी अपनी चेकिंग कराई या बस आप खुद ही से लिख भी रही थी? जी, मैंने चेकिंग कराई थी, क्योंकि चेकिंग कराते हैं तभी तो ज़्यादा को पता चलता है मिस्टेक्स का। हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं तो फिर तो ज़ाहिर है, तो इसीलिए मैंने चेकिंग कराती थी। इधर हमें ऐसे सर नफीस पढ़ाते थे, इसी के अलावा प्रेसी और इस्लामियात वगैरह सारी मैं यहाँ पे चेक कराती होती थी। अच्छा आसिया, आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में बताया और कंपल्सरी के बारे में भी आप कह रही थी कि जीके और जो उर्दू है वो डिफरेंट है सीएसएस से, तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही? लाइक आपने जो है वो डेली बेसिस पे पढ़ाई करी थी, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी करी थी, या आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? जैसे ऐसे की अगर मैं बात करूँ तो आउटलाइंस की मैं रोज़ प्रैक्टिस करती थी, वैसे वीकली मैं 1-2 ऐसे लिख लेती थी। प्रेसी ये चीज़ें साथ ही रोज़ लेके चलने वाली होती हैं। उर्दू में जैसे देखें तो उर्दू, इंग्लिश, इन सब चीज़ों को मैं साथ साथ लेके चलती थी, क्योंकि इसके अंदर उर्दू में जैसे पेपर की बात करें इसमें मुहावरे होते हैं, इसके अलावा जुमले दुरुस्त करें, तो ये वो वाली चीज़ें होती हैं कि आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं।
तलखीस की, इसके अंदर तलखीस भी आ जाता है। और इंग्लिश प्रेसी के पेपर के अंदर प्रेसी की मैं रोज़ प्रैक्टिस करती थी। इंग्लिश ऐसे में मैं आउटलाइंस वगैरह रोज़ बनाती थी, लेकिन ऐसे जो पूरा कंप्लीट अटैम्प्ट करना है वो मैं वीक में 1-2 दफ़ा करती होती थी। और जीके जो है वो न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें साथ ही लेके चलने वाली होती हैं। पर सबसे पहले मैंने सारा सिलेबस कवर किया, उसके बाद मैंने पास्ट पेपर को सारे अटैम्प्ट किए, पास्ट पेपर्स, ताकि मुझे पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और बस ऐसी मेरा रहा, ये स्ट्रेटजी रही है। और जीके का पेपर क्योंकि आपने बताया भी है और समझा जाता है कि वो एक टफ होता है, तो आपने एमसीक्यूज प्रिपेयर किए थे उसके, क्योंकि उसमें वो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, वो कैसे प्रिपेयर किया आपने? हाँ जी, वो उसका यही था कि कुछ मैं चैनल्स वगैरह देख लेती होती थी यूट्यूब पे भी, जो कि हर मंथली अपडेट करते हैं कि इस मंथ के क्या करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि जीके के अंदर मेनली ये है कि वो उस टाइम पे जो करंट अफेयर्स भी चल रहे हैं उसके अंदर से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो वो मैं वहाँ से प्रिपेयर करती थी, न्यूज़पेपर से प्रिपेयर करती थी। इसके अलावा ये है कि पीएमएस का सिलेबस दिया हुआ है पीपीएससी ने, तो उसके अंदर जो जीके का सिलेबस है उसके हर टॉपिक के अलग अलग मैंने नोट्स बनाए थे जीके के टॉपिक के। जी, तो वही आपके जो नोट्स थे जो आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान बनाए थे, उन्हीं नोट्स को आपने अपने एग्जाम में भी आके यूज़ किया या एग्जाम के लिए आपने कोई अलग से शॉर्ट नोट्स बनाए थे? सबसे पहले मैंने लॉन्ग नोट्स ही बनाए थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरे पास टाइम ज़्यादा था, 2020 में सारी रिवीजन ही की है, तो मैं हर टॉपिक को 1 पेपर कर लेती होती थी कि मुझे आसानी हो रिवाइज करने में। तो पहले तो मैंने लॉन्ग नोट्स ही बनाए थे, लेकिन बाद में मैंने चीज़ें शॉर्ट कर ली थी। ठीक है। और ये एक बहुत लंबा पीरियड होता है आसिया, सीएसएस का भी और पीएमएस के भी जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं आके आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या आपकी मोटिवेशन थोड़ी नीचे चली जाती है। तो क्या चीज़ थी जिसने आपको थ्रू आउट इस पूरे प्रोसेस में मोटिवेट रखा और कंसिस्टेंट रह के आप पढ़ती रहीं? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे, क्योंकि मैं भी जब लोगों के यहाँ बैठे हुए वीडियोस देखती थी, मुझे भी लगता था कि शायद 2-3 महीने या कभी कभी तो लगता है बस एक दिन में लिस्ट आई है तो लोग पास हो गए। हालांकि ऐसे नहीं होता, बहुत लंबा सफ़र होता है। तो ये है कि जब आपको पता होता है कि आपकी ये ड्रीम है तो फिर आप काम करते हो उसको अचीव करने के लिए। बाकी ये है कि अल्लाह ताला भी कुरान पाक में कहते हैं कि सब्र और नमाज से मदद लें, और अल्लाह ताला पे जब आपका भरोसा हो तो इसके अलावा आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आपका रोल उनका होता है कि वो आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहे होते हैं इस जर्नी में कि नहीं तुम कर लोगी ये वो। तो मेरी भी फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स, वो उसमें फिर आपकी प्राइमरी लेवल की टीचर्स आ जाते हैं, आपके कॉलेज की टीचर्स, यूनिवर्सिटी, फिर एकेडमी की टीचर्स, जिनकी सबकी ज़ाहिर सबका पार्ट होता है इतनी बड़ी सक्सेस में एक इंसान का किरदार से होता है। और आपकी सराउंडिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। अगर आपके इर्द गिर्द लोग आपको ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं तो फिर आपका सेल्फ स्टीम थोड़ा ऊपर रहता है, और अगर इर्द गिर्द लोग कहें कि नहीं तुमसे नहीं हो सकता या आप नहीं कर सकते इसको, तो फिर आप भी थोड़े डीमोटिवेट। जी बिल्कुल, इसके अंदर फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल आता है। ज़ाहिर मेरी, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी मदर है वो टीचर है, तो मेरे से पीएमएस के जब उन्होंने पूछा था ना कि हु इज़ योर रोल मॉडल, तो मैंने अपनी मदर का बताया था कि मेरी मदर जो है वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, और आजकल के दौर में आपको पता है एक औरत का इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो वो उन्होंने हमेशा मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है, इसीलिए उनकी सपोर्ट बहुत मैटर करती है। ठीक है। और अभी हमने डिस्कशन की कुछ आपके रिटन एग्जाम के बारे में, अब आते हैं आपके इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि इंटरव्यू को भी एक बहुत बड़ी बला समझा जाता है। तो अब हम हमारे साथ, हमारे देखने वालों के साथ अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कीजिए। जो आपको पता है पहले साइकोलॉजिकल इंटरव्यू भी होता है, उसकी ड्यूरेशन जो है वो मेरी तकरीबन 30-32 मिनट्स की थी। जो मेरा मेन इंटरव्यू है उसकी ड्यूरेशन 12-15 मिनट्स थी बस। तो वो मुझे काफ़ी इंटरव्यू देने के बाद ये हो रहा था कि लोग तो कहते हैं कि 35-40 मिनट्स का इंटरव्यू हो तब जाके आपके अच्छे मार्क्स आते हैं और तब आपकी एलोकेशन होगी। तो ये भी फिर मिथ ही है शायद, ज़ाहिर मिथ ही है कि मतलब ये इस चीज़ का मुझे बहुत डर था कि मेरा तो सिर्फ 15 या 12, मतलब 15 भी मैं नहीं कह सकती, 12-14 मिनट्स का मेरा सिर्फ इंटरव्यू था। तो ये है कि पहले तो कंफ्यूज थी, लेकिन वहाँ पे जब आप जाते हो तो वो ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि फिर आप कंफर्टेबल हो जाते हो। ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए आपने उन क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से आंसर किया, या कोई ऐसा सवाल था जिसने आपको थोड़ा सा परेशान किया? नहीं, सारे तो ज़ाहिर आपको नहीं आ सकते, क्योंकि जितना भी आप पढ़ के जाओ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस चीज़ में आप लैक कर रहे होते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन थे जिनके मुझे आंसर नहीं आ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके मैंने अच्छे आंसर दिए थे और जिस पे जो पैनल था उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया था। ठीक है। तो आपको इंटरव्यू के दौरान खुद से फील हो जाता है कि मतलब आप ये करने वाले हैं, या आपको हुआ था ऐसा? हाँ, मुझे टाइम का तो बाद में था जब निकली हूँ रूम से, लेकिन इंटरव्यू में जब उन्होंने मेरे से पंजाबी के कुछ क्वेश्चंस पूछे और फिर उन्होंने जब मुझसे बुल्ले शाह की पोइट्री पूछी, तो वो जब मैंने सुनाई उनको, वो मैंने काफ़ी एक पोएम याद की थी, तो उसके बाद उन्होंने मुझे जब अप्रिशिएट किया चेयरमैन साहब ने, तो मुझे अच्छा फील हुआ और मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हुआ कि अच्छा कर रही हूँ मैं। अच्छा, तो वो थोड़ी सी पोएम शेयर करें हमारे? जी ज़रूर। वो मैं अपने फादर को भी सुनाती रहती थी और अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि उन्होंने मुझसे सुनी भी वही वाली है कि बुल्ले शाह की सुनाए। वो इस तरह से है कि चढ़ते सूरज ढलदे वेखे, जलदे दीवे बुझदे वेखे,
हीरे दा कोई मुल ना पावे, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्ना कदर न कीती यार दी बुलिया, हाथ खाली ओ मलदे वेखे। ये बुल्ले शेर का शेर जब मैंने सुनाया तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि इसकी पैराफ्रेज भी करें। तो इतना अच्छा ये शेर है कि कुछ भी हो सकता है दुनिया में अगर आपका अल्लाह ताला पे यकीन अच्छा है, अगर आपको यकीन है, अगर आपको यकीन पुख्ता है अल्लाह ताला पे, तो वो आप हर मंजिल पार कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे देखने वालों के साथ इस बात को एक क्वेश्चन मैं अक्सर करती हूँ कि हाउ वुड यू डिफाइन सक्सेस? आपके नज़दीक कामयाबी क्या है और आपके नज़दीक नाकामी क्या है? अच्छा, कामयाबी और नाकामी को हम एक टेस्ट की बेस पे तो बिल्कुल नहीं जज कर सकते या उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई टेस्ट क्लियर हो गया तो आप कामयाब हो गए। ज़ाहिर है ज़िंदगी में और भी बहुत चीज़ें होती हैं हर तरह की। बस ये है कि जो आपका ड्रीम्स हैं, ये जो भी आपकी चीज़ें हैं, आप अल्लाह ताला पे यकीन रख के बस मेहनत करें और आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। और नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी के साथ आप जो है वो 2019 से मुंसलिक रही हैं, यहाँ पे आई हैं, आपने अपनी रिटर्न की तैयारी भी यहाँ से की, फिर आपने इंटरव्यू की तैयारी भी यहाँ से की। तो यहाँ पे कौन से ऐसे टीचर हैं जिनके साथ आपको लगता है कि जिनसे मतलब वैसे तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, लेकिन कोई एक आध ऐसा टीचर होता है जो आपका बहुत फेवरेट होता है, तो आपके फेवरेट टीचर यहाँ पे कौन थे? मुझे पहले दिन मैंने बताया था जैसे आपको मेरी सर अली से मैंने सर उनका सेमिनार लिया था, तो उनसे बहुत इम्प्रेस हुई थी मैं। ठीक है। और जैसे वो रीजंस उन्होंने एक स्लाइड बनाई थी, मुझे अभी तक याद है कि आप क्यों करना चाहते हैं सीएसएस, तो मुझे इतना फनी भी लगा था कि वो कहते हैं कि भाई जाएंगे गांव में तो थोड़ी वो नीली बत्ती वाली गाड़ी होगी है वो। तो अभी मैं 2 दिन गांव में रह के आई हूँ और वो जैसे फील्स आ रही थी तो मुझे हर बात पे सर अली याद आ रहे थे कि कहते रहते थे कि गांव, और ये ऐसी सीट है जिसका हर किसी को पता होता है, मतलब कोई इलिटरेट बंदा है उसको भी पता है कि ये क्या होता है। तो इसीलिए मुझे उनकी वो वाली बात और वो वाली सबसे पहला सेमिनार जो वो बहुत याद है। इसके अलावा ये है कि नोआ के साथ तो देखिए आप 3-3.5 साल हो गए हैं, वो सफ़र है पूरा। और इसको वही मैं एक्सप्लेन करूँगी, जैसे वो एक शेर है कि इतना आसान नहीं मसनद पे बिठाया गया मैं, शहर तोमत तेरी गलियों में फिराया गया मैं, और खलवत ख़ास में बुलवाने से पहले ताबिश बहुत आम लोगों में बिठाया गया मैं। वाह, बहुत खूबसूरत। आसिया, अपने कुछ हॉबीज़ के बारे में बताइए, अपने मशागिल के बारे में बताइए, क्योंकि कोई भी कामयाब इंसान जो होता है उसकी ज़िंदगी में उसकी जो डेली लाइफ की रूटीन के अलावा जो उसके हॉबीज़ होते हैं या जो फारिग वक्त के मशागिल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी, मुझे इसके अंदर मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि मेरी आर्ट्स जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो मैं ये है कि पेंटिंग वगैरह कर लेती हूँ। और इसके अलावा मुझे डायरी वगैरह लिखने का मुझे बड़ा शौक होता था हमेशा से, लिखने का, आज मेरा दिन ऐसा गुजरा, आज मैंने ये किया वो किया। वो तो मुझे पहले से आप लिटरेचर में भी और शायरी में भी काफ़ी उर्दू, वही जो मुझसे पूछता है ना कि पीएमएस उर्दू के बारे में, तो मैं कहती हूँ उर्दू और पंजाबी तो बड़े अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। ये वाले सब्जेक्ट्स जब आप बोर हो रहे होते हो तो आप पढ़ना शुरू कर देते हो और वो आपको खुशी भी हो रही होती है और ऐसे आपकी वो जो आपकी थकावट हो रही होती है इतना टाइम पढ़ के वो भी दूर हो जाती है। ठीक है। और इस एग्ज़ाम को की जब आप तैयारी कर रही थी और जब आपने अब फाइनली इस गोल को अचीव कर लिया, तो क्या डिफरेंस फील कर रही हैं आप उस पहले वाले आसिया में और अब वाले आसिया में? मुझे एक ये वाला प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रोसेस भी लगता है कि एक ऐसी जर्नी जिसका हमें पता नहीं है, मतलब ज़्यादा ड्रीम है हमारी और हमें नहीं पता कि हमें मिलेगा या नहीं, और बस हम अल्लाह ताला पे तवक्कल करके इस पूरे प्रोसेस को शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, मतलब इससे आप ये है कि आपकी नर्व्स वगैरह, तो कहते हैं कि एग्ज़ाम होता है और वाकई होता है, ये रिटर्न से भी पहले जब तैयारी शुरू करते हैं तभी ये आपकी मतलब आपको पता चल जाता है कि आपको किस किस्म का स्ट्रॉन्ग ये बनाता है और आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं। तो ये है कि अभी जो है वो थोड़ी मैच्योर आसिया है जो कि 3 साल पहले नहीं थी, और ज़्यादा होपफुल हूँ मैं, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने अम्मी अब्बू दादा दादी भाई सबका नाम वो है रोशन किया, फ़ख्र है उनको मेरे पे। तो मतलब ये जो सारा प्रोसेस होता है ये आपको बहुत सब्र सिखाता है, सब्र बर्दाश्त सिखाता है। देखिए आप रिटर्न देते हैं, आप भूल जाते हैं रिटर्न दे के 3-4 महीने, अब आप सिर्फ वेट कर रहे हैं, अचानक रिटर्न का रिजल्ट अनाउंस हो गया और आप क्वालिफाई कर गए, फिर साइकोलॉजिकल का प्रोसेस आ गया, फिर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल रिटर्न हुआ, वाइवा हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, फिर आप रिजल्ट की वो, और फिर वो माइंड में प्रेशर भी होता है कि अच्छा ना हुआ तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा बर्दाश्त ये बात के मतलब इतने लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद भी अगर अब ना हुआ तो ये सारे प्रोसेस से दोबारा गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो फिर स्ट्रेस को कैसे मैनेज करती नहीं? बस अल्लाह पे आपका यकीन तो मुझे नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है वाकई, और मैंने बहुत ज़्यादा मतलब ये भी जो है ना वही मैं आपको कह रही हूँ स्पिरिचुअल वाली जर्नी थी, और बहुत ज़्यादा दुआई की है मैंने अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप तो कुछ भी कर सकते हैं, बस आप मेरी मेहनत का फल मुझे दे दें। तो मेहनत भी ज़ाहिर की है और इसके अलावा दुआई भी थी, तो बस ऐसी करती थी। बस या कभी ज़्यादा बोर हो गया तो कोई सीरीज़ देख ली, ये कर लिया,
मतलब कोई ड्रामा वगैरह देख लिया, लेकिन ये है कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया खुद को, क्योंकि पता था कि क्या करना है और जल्दी करना है, लेट नहीं करना बस। ठीक है, मतलब साबित कदमी से जो है वो अपने मंजिल की तरफ चलना है। अच्छा आसिया, जैसे अभी PMS 2022 जो है वो भी आ रहा है, और हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं PMS के, उनके लिए आप अपनी कोई थोड़ी बहुत प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के अलावा कोई मैसेज शेयर करना चाहें और उनको बताना चाहें कि उन्होंने इस सारे प्रोसेस में खुद को जो है वो किस तरीके से लाइक अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, स्पेशली रिटन एग्जाम में? हाँ जी, इसमें मैं ये कहूँगी कि रिटन प्रैक्टिस जितनी करेंगे और एक किस्म की रिवीजन, अब रिवीजन वाली फेज़ ही चल गई है। देखिए 1 महीना है इसके अंदर PMS एग्ज़ाम के अंदर, तो मैं तो इस तरह करती थी कि चीज़ों को डिवाइड कर लेती थी कि पहले मैं मंथली बेसिस पे, फिर वीकली बेसिस पे, फिर डेली बेसिस पे। तो ऐसे जब आप करते हैं तो फिर आपके शॉर्ट गोल्स जब अचीव होना शुरू हो जाते हैं ना, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप देख रहे होते हैं तो आपने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली होती हैं। ठीक है, लेकिन अभी एंड टाइम में बस यही है कि रिवीजन करें और बस ज़्यादा सारी रिटर्न प्रैक्टिस करें, क्योंकि रिटर्न एग्जाम में ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करें। तो उसके अलावा ये है कि आपको पता है फिर काफ़ी डेट शीट आती है, उसके बाद काफ़ी वो एक रूटीन टफ जो हो जाती है। फिर ऑप्शनल्स का ये है कि एक दिन में 2 पेपर होंगे आपके जी, तो ये है कि रिटर्न प्रैक्टिस काफ़ी होनी चाहिए आपकी, ताकि आप जल्दी कर सकें इन चीज़ों को। ठीक है, और एंड पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अपनी सक्सेस जो है वो किसको डेडिकेट करना चाहेंगी? ज़्यादा अपनी फैमिली को डेडिकेट करना चाहूँगी, लेकिन अपने टीचर्स, खास करके अपने स्कूल के टीचर्स, फौजी फाउंडेशन के, उसके अलावा अपनी यूनिवर्सिटी के टीचर्स, एकेडमी के टीचर्स, सबको ही डेडिकेट करना चाहूँगी, क्योंकि उन सब की वजह से आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बैठी हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच आसिया, बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू करके, आपसे सीख के। थैंक यू वेरी मच। वेलकम।